Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening whenever you're watching this video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड इसका लेक्चर नंबर आ गया है 8 जिसमें हमें क्या देखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपकी बुक में जो डायग्राम्स गिवन है उनके थ्रू ही हम समझेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी आज के लेक्चर में। अगर कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हेडिंग। तो चलिए समझते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके नाम से पहली बात पता चल रहा है कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। ये थ्योरी कहना चाहती है कि एक्चुअल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से और हमारे अंदर। ओके, अब देखिए जो मेंडल थे उन्होंने क्या बोला था। मेंडल ने बोला था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं कहाँ, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं, उनमें कौन इनहेरिट होता है, फैक्टर्स। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं फैक्टर्स को। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, मेंडल एंड जो थ्योरी है इसमें क्या कॉमन है। क्योंकि जो मेंडल ने बोला, जो 3 लॉज दिए कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है उनका कि जो फैक्टर्स, एक लाइन उठा लीजिए उसके ऊपर की, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो सभी को पता है, जैसे मेरे पास ये फैक्टर है, हाइट के लिए मतलब जीन है। ठीक है, तो हाइट के लिए जीन होती है तो उसके 2 मेंबर होते हैं, मान लीजिए टी एंड टी। तो मेरे पास ये एक जीन है, एक फैक्टर है, बट ये पेयर में है, इसके 2 अलील है। ओके, पहली बात तो यही बोली थी मेंडल ने कि जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। दूसरी बात क्या बोली थी कि ये दोनों अलील जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्या कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। आप सबको पता है जब हम गैमीट बनाते हैं तो क्या होता है, इनका सेग्रीगेशन हो जाता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। एक गैमीट में कैपिटल टी चली गई, एक दूसरे में स्मॉल टी चली गई। ओके, तो ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, तीसरी बात उन्होंने क्या बोली थी, मतलब थर्ड लॉ क्या दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर डिपेंड है, आप सबको पता है। तो हम उसमें ले लेते हैं 2 कैरेक्टर, मान लीजिए हमारे पास है हाइट एंड सीड, ले लेते हैं सीड कलर। ठीक है, जो कि है येलो एंड ग्रीन है, येलो एंड ग्रीन। ओके, मैं ऐसे ही रैंडमली आपको समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 कैरेक्टर ले लिए, जैसे एक पेरेंट के अंदर ही है ये दोनों कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। तो उन्होंने क्या बोला, पहली बात तो ये पेयर में होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन जिसके अंदर 2 मेंबर जो कि अलील हम बोलते हैं। ओके, ये हो गए। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात हम चलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या था कि जब ये क्या होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जो प्रीवियस लेक्चर है वो जरूर देख लीजिए। ये वाला लेक्चर है, यहाँ ऊपर आई बटन में रखा है, प्लीज उसको देखना जरूर। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि इसके जो गैमीट फॉर्म होंगे तो आपको किस तरीके से करना है कि ये वाला जो मेंबर है ये इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है और गैमीट बना सकता है, एंड ये वाला ही मेंबर इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है एंड गैमीट बना सकता है। ओके, एंड सेम इसी तरीके से ये वाला जो अलील है हाइट वाला, स्मॉल टी वाला, तो ये इस कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है एंड ये इसके साथ भी जा सकता है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। ओके, तो ये 3 बातें बोली थी, 3 लॉज में यही बातें बताई थी कि पहली बात तो एक जीन के लिए, मतलब एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होती है जो कि पेयर में होती है, मतलब उसके 2 मेंबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात थी कि ये जो अलील्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। हमारा सेकंड लॉ था ये। अब थर्ड लॉ हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं, मतलब उसमें 2 कैरेक्टर लेंगे हम, मींस 2 कैरेक्टर हैं तो 2 जीन होंगी, 2 जीन है मतलब उसमें 4 मेंबर्स होंगे टोटल। ओके, तो ये आपस में कोई भी किसी के साथ जाके गैमीट बना सकता है, मतलब कि एक गैमीट के अंदर दोनों कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला इसके साथ जा सकता है, तो एक तो गैमीट बन गया ये। ओके, ये वाला छोटे वाले के साथ भी जा सकता है,
तो एक गैमीट बन गया ये, क्लियर है। अब ये जो स्मॉल टी है ये कैपिटल वाई के साथ भी जाके गैमीट बना सकता है एंड ये स्मॉल वाई के साथ भी गैमीट बना सकता है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि कोई किसी के साथ इंडिपेंडेंटली जा सकता है। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, वो अपने तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये बातें किसने बोली थी, मेंडल ने बोली थी, ठीक है। अब यही बातें जो साइंटिस्ट हुए सटन एंड बॉवेरी, सटन एंड बॉवेरी, इन्होंने क्रोमोसोम्स के लिए बोल दी कि इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल दिए थे मेंडल ने उनको किसके साथ यूनाइट कर दिया, जो कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, जब क्रोमोसोम मूव करते हैं या फिर सेपरेट होते हैं उनके साथ उन्होंने इस बात को कंबाइन कर दिया। ये बातें आपको समझ में आ गई। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। देखो सटन एंड बॉवेरी ने क्या किया, तो चलिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो देख लीजिए कि जो मेंडल हैं, मेंडल ने 7 इयर्स तक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आप सबको पता है। ओके, बहुत मेहनत की उन्होंने, किसके ऊपर, पायसम सटाइवम के ऊपर। एंड 1865 में उन्होंने अपने काम को, जो उन्होंने काम किया उसको पब्लिश कर दिया। 1865 में क्या किया, पब्लिश्ड हिज वर्क बट फिर भी क्या हुआ, इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको नहीं दिया गया। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे रीजन है, ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तो मैंने पहले लेक्चर में देख लिया है, सब कुछ आपको बता दिया है, बार बार उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। उनको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। दूसरी बात कि जब इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला तो जब 1900 में, ये भी याद रखना है, 1900 में 3 साइंटिस्ट हुए, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डे व्रीज। थर्ड वन इज वॉन टिस्टेनमैक। तो इन्होंने क्या किया, इसके काम को दोबारा से डिस्कवर किया, मतलब रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। मेंडल के काम को दोबारा से उन्होंने डिस्कवर किया। और उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि जो मेंडल बहुत टाइम पहले जो बात बता रहे थे वो एक्चुअल में बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने वही रिजल्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखे। तो उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे देखे, तो उस टाइम तक क्या था कि जो माइक्रोस्कोपी थी वो एडवांस हो चुकी थी, ठीक है। ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, उन्होंने क्या देखा, दे ऑब्जर्व सेल डिवीजन। उन्होंने सेल डिवीजन को देखा कि सेल डिवीजन में क्या होता है, जस्ट बिफोर, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले क्या होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने देखा कि डबल्ड, जस्ट डबल्ड, उसके अंदर कुछ कलर्ड बॉडी पड़ी हुई है, कलर्ड बॉडी। तो उन्होंने क्या नाम दिया था इनको, कलर्ड बॉडी, डबल है एंड कलर्ड है। तो ये इन्होंने देखा कि जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन कलर्ड बॉडी है इसके अंदर, जो कि डबल्ड है एंड सेग्रीगेट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं सेल डिवीजन से पहले, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताई थी, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन डबल्ड बॉडीज। जो डबल्ड बॉडी ये बोल रहा था, ये कैसे थे, कलर्ड थे। तो इन्होंने इनको नाम दे दिया क्या, कलर बॉडी, जो कि क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में बोल रहा था
कि डबल बॉडीज हैं न्यूक्लियस के अंदर एंड डिवाइड, या फिर हम बोल सकते हैं डिवाइड कर जाती हैं या फिर सेग्रीगेट हो जाती हैं, और सेग्रीगेट। समझ पा रहे हैं कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो भी इनको बॉडीज दिखाई दे रही है, कलर्ड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि कलर्ड तो नहीं है, कलर्ड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उसमें स्टेनिंग की गई है ताकि उसको विजुअलाइज किया जा सके। तो ये जस्ट बिफोर सेल डिवीजन क्या कर जाती है, ये डबल होती है एंड सेग्रीगेट हो जाती है, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये क्या, जो इन्होंने नाम दिया कलर्ड बॉडी, जिनको हम बोलते हैं आज क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इन्होंने बोला था इन 3 साइंटिस्ट ने। ओके, उसके बाद 1902 में 2 साइंटिस्ट हुए जिनको नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लास्ट नेम ही इनका याद होना चाहिए, सटन एंड बॉवरी। ये 2 साइंटिस्ट, इन्होंने अपना अलग अलग काम किया, लेकिन इन्होंने देखा कि इनके रिजल्ट सिमिलर हैं। तो ये जो थ्योरी है, इन दोनों ने मिलकर ही, इन दोनों का ही नाम आता है इसमें कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बॉवेरी ने। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, इनके बारे में ही थोड़ा सा और जानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इनको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस में आपको समझा भी दूंगी। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इन्होंने पहली बात क्या बोली सटन एंड बॉवरी ने, कि जो जीन्स होती है ना, वो ये पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो जो जीन्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो आर्म्स बनी हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। आपको पता होगा, इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम के जो ये हाथ और पैर निकले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऊपर और नीचे, इनको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स। ये कैसे क्रोमैटिड है? सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो इनको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, इनके साथ में ही दूसरा जो क्रोमोसोम होता है, वो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोग हैं। ठीक है, जो साथ साथ जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम है वो हमेशा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो इस तरीके से वो पेयर में होते हैं। ओके, 23 पेयर, इस तरीके से 23 होते हैं। तो जब ये साथ साथ होते हैं ना, जो पेयर में, एक पेयर में जो 2 जो क्रोमोसोम होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? तो मैं क्या बता रही हूँ, जो जीन्स होते हैं, इन्होंने बोला कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक जीन है ए, ठीक है, एंड ये दूसरा इसका अलील है स्मॉल ए। ओके, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम एक तरीके से साथ साथ हैं, लेकिन पेयर में दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हैं। ओके, तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। तो इन्होंने सिर्फ इतनी बात आप याद रखो कि जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, जीन को उन्होंने फैक्टर्स बोला था मेंडल ने। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर ये सेपरेट होते हैं, मतलब सेग्रीगेट होते हैं या फिर पेयरिंग होती है इनकी, तो क्या होगा? इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, तो उसी के बेसिस पे उन जीन की भी सेग्रीगेशन या फिर पेयरिंग होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर आप किसी के ऊपर बैठे हो, जैसे कि आप किसी एक बोट के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, एक बोट के ऊपर बैठे हैं, तो आप लोग 2 फ्रेंड हैं एंड 2 बोट हैं। तो आप मान लीजिए जीन है एंड जो बोट है वो क्या है? क्रोमोसोम है। तो जो 2 बोट हैं जो वो साथ साथ रहेंगी, तो क्या होगा? मतलब जो पेयरिंग हो रही है, आप लोगों की भी एक तरीके से पेयरिंग हो रही है, एंड जो बोट हैं, जो क्रोमोसोम है, उनकी भी पेयरिंग हो रही है। जब वो सेपरेट होते हैं तो आप उनके ऊपर ही तो बैठे हुए हो, तो आप भी सेपरेट हो रहे हो, एंड जो आपकी क्रोमोसोम है जिनके ऊपर आप बैठे हुए हो, जो बोट हैं, वो भी सेपरेट हो रही है। तो इनका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अगर इनका जो हम बोलते हैं कि जीन सेग्रीगेट हो जाती हैं, हमने देखा है ना, जो दोनों अलील हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? गैमीट में चले जाते हैं। देखा है मेंडल के लॉज में। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि ये क्रोमोसोम के ऊपर तो बैठी हुई है। एक्चुअल में क्या है कि क्रोमोसोम ही सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम है यही सेग्रीगेट हो रहे हैं।
तो इसलिए जो इनके ऊपर जीन पड़ी हुई हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यही बात इन्होंने बोली है। वो लीड टू द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड, क्योंकि ये खुद इनके ऊपर जीन्स को बिठा के रखते हैं, तो ये जहां पे जाएंगे वहीं पे इनकी जीन भी चली जाएंगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? दोनों अलग अलग क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है उनकी बात हो रही है। ओके, अब फिर क्या हुआ? सर्टेन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, कि जो क्रोमोसोम किस तरीके से सेपरेट होते हैं, उन्होंने ये बात अपने माइंड में रखी। ठीक है, एंड उन्होंने जो मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि सेग्रीगेट किस तरीके से हो रही है इस रिजल्ट को अपने माइंड में रखा। एंड जो मेंडल के जो 3 लॉज थे उनके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, एक थ्योरी दे दी जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यही तो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें इन्होंने मेंडल के जो तीनों लॉ थे उनको मिला दिया एंड किसके साथ रिलेट कर दिया? क्रोमोसोम्स के साथ, कि जो क्रोमोसोम जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही मेंडल ने जो बताया था फैक्टर्स, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स, जो बिहेव करती है। क्लियर है? अब जो आपकी जो बुक में जो पिक्चर्स गिवन है उसको हम समझते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, तो देख लेते हैं। एक साइड में आपको पिक्चर दिखाई देगी एंड मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम है, इसका पेयर है, एक सेल के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, इतना तो आपको पता है। सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए हैं? क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जैसे क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, एंड ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट हैं, 2 पेयर, एक ये वाला है। ओके, तो होता क्या है, जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो क्या होगा कि ये दोनों ही क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट कर जाएंगे। अब ये जो दो आपके एक पिक्चर को देखो, इसमें 2 पिक्चर्स गिवन हैं, तो दोनों किस बेस पे दी गई हैं उनको हम समझेंगे, लेकिन पहले मैं इससे भी पहले जो शुरुआत है वहां से मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, मेंडल ने जो फर्स्ट बात बोली थी वो ये थी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से हम लिख लेते हैं, मेंडल ने क्या बोला, एंड जो सटन एंड बाउरी है उन्होंने क्या रिजल्ट्स निकाले। उन्होंने बोला था मेंडल ने कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमारी पहली लाइन थी वो यही थी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, यही बात सटन एंड बाउरी ने बोली कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो अकर इन पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे पास कितने होमोलोगस पेयर हैं? 23 होमोलोगस पेयर हैं। ओके, तो समझ पा रहे हैं कि अगर हम बात करें जैसे कि ये है, एक जीन है, तो ये इसके पास 2 मेंबर हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो 2 मेंबर होंगे उनको हम अलील बोलते हैं। तो ये एक जीन है, इसमें 2 मेंबर हैं, इन मेंबर्स को हम अलील बोलते हैं, तो एक पेयर में होती है ना एक जीन। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें भी ये पेयर में मिलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा पॉइंट, कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब मियोसिस होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि जो अलील्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो जीन का जो पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाता है। तो मेंबर्स या फिर अलील लिख लीजिए, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बेटा इस तरीके से अगर आप लिख के याद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद रहेगा
ये समझ में आ गया कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड एक एक में चले जाते हैं, ठीक है। एक गैमेट के अंदर एक अलील चला जाएगा एक कैरेक्टर का। ओके, अब हम देखते हैं इसके लिए क्रोमोसोम में। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम में होता है कि क्रोमोसोम्स, ऐसे लिख लियो, ऑल्सो सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। अब थर्ड वन क्या है, हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को दिमाग में रखेंगे। उसमें क्या बताया गया था कि जो थर्ड लॉ है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अलील्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली। हमने देखा था ना, जैसे कि राउंड एंड येलो, ठीक है, ये था हमारे पास। तो इस तरीके से अगर हमें देखना है, इसके हमें अगर गैमेट बनाने पड़े तो कैसे कैसे हमारे पास गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, ये दूसरे कैरेक्टर के लिए दूसरी जीन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में बात कर रहे हैं हम, थर्ड लॉ जो हमारा है उसकी बात करें। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो जीन्स होती हैं, ये जो अलील हैं, ये पहले तो सेपरेट हो जाएंगी एंड उसके बाद क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली कोई भी किसी के साथ जा सकता है, असोर्ट कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। अब ये जो है ये इसके साथ जा सकती है एंड RY फॉर्म कर लेगी गैमेट में, एंड ये ही इसी के साथ भी जा सकता है एंड RY फॉर्म कर लेगा गैमेट में। जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के साथ भी जा सकता है एंड ये वाला गैमेट बन जाएगा। एंड जो स्मॉल r है ये Y के साथ भी जा सकता है, ठीक है, एंड क्या बनेगा ये। इस तरीके से 4 गैमेट्स इन्होंने बना दिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली ये किसी के साथ भी कोई भी जा सकता है, मूव कर सकते हैं। सेम बात होती है क्रोमोसोम्स में। ये अगर क्रोमोसोम है तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है, ये इसके साथ जा सकता है या फिर ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। तो ये हम समझेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं। तीनों लॉ समझ में आ गए। पहला तो कि जो पेयर में मिलती है फैक्टर्स, यही बात है क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में, एंड जो मेंबर्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, जो हमारा सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम है वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कैसे सेग्रीगेट होते हैं। थर्ड जो है, थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर जाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली मूव कर जाते हैं दूसरे के साथ एंड किसी के साथ भी गैमेट फॉर्म कर लेंगे। ओके, इसी तरीके से क्रोमोसोम भी सेम होते हैं। क्रोमोसोम पेयर क्या करता है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट dependently to the other pair, ठीक है। जो दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का उसके साथ इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर सकता है, असोर्ट में मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब हम जो आपकी पिक्चर दी हुई है बुक में उसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से मूव करता है। तो आप नोट कर लीजिए, ये सब कुछ आपका एक येलो कलर का जो बॉक्स बना हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। ये आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं अब इस तरीके से एक पिक्चर है। तो इसमें क्या इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को ही बताया गया है कि ये एक पेयर है क्रोमोसोम का जो कि लॉन्ग वाला मैंने दिखाया है, एंड ये एक पेयर है क्रोमोसोम का जो कि मैंने इससे दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक बार डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो पहले रिडक्शन होता है, मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट। उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड होगी। तो चलिए हम बना लेते हैं, एक सेल 2 में बट जाएगी, ओके, बराबर है ये 2 सेल में डिवाइड हो गए, तो इसका जो मटेरियल है वो भी बटेगा, ओके। तो क्या होगा कि ये एक पेयर है, जब ये सेल डिवीजन होने वाला होता है तो उससे पहले क्या होता है कि ये दोनों अलग हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। आपको पता होगा अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है तो ये स्पिंडल फाइबर्स बन गए, ये इसको इस तरीके से खींच रहा है एंड ये
इसको इस तरीके से खींच रहा है, मतलब ये दोनों ही सेग्रीगेट हो गए, ये दोनों सेग्रीगेट हो गए, ये दोनों सेग्रीगेट हो गए। अब ये वाला मान लीजिए इसके साथ जाना चाहता है तो इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जाना चाहता है तो इसके साथ जा रहा है। ठीक है, एक बार एक केस हम ये देख लेते हैं, ये फर्स्ट केस हम ये देख लेते हैं कि ये आपस में ही एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं। ओके, तो ये चला गया इसके साथ, मैं यहीं पे बना लेती हूँ। इसके अंदर क्या आ गया, ये एंड रेड वाला, ठीक है, ये आ गया। एंड दूसरे के अंदर क्या हुआ, ब्लू वाला आ गया। आपके इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाया गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से यहीं पे समझ लेना है। एंड ये वाला आ गया। ओके, ठीक है, तो एक तो ये हो गया मियोसिस फर्स्ट में, ये चले गए। अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है, उसमें क्या होगा अब देखते हैं। इन ये दो हैं, ये भी अलग अलग बढ़ जाएंगे, मतलब एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, ये दो में एंड ये भी दो में। तो क्या होगा, अब ये जो दोनों हैं ये भी अलग हो जाएंगे, मतलब इनके जो पार्ट्स हैं ना ये भी अलग हो जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम, इनकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे, ये इधर वाला एंड इधर वाला। ओके, तो ये दोनों भी बट जाएंगे इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से सेल बनेगी, आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो ये सेल बनेंगी टू, एक तो बन गई ये एंड एक ये, जिसमें क्या हुआ, एक तो आ गया ये ब्लैक वाला, ठीक है, एंड एक रेड वाला। ओके, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी होगा, ये भी दो सेल में डिवाइड कर जाएगा, मतलब इसमें स्पिंडल फाइबर अगेन बनेंगे एंड ये बीच में से भी डिवाइड कर जाएगा क्रोमोसोम। तो ये दो सेल बन गई, एक तो ये इस तरीके से ब्लैक वाला एंड दूसरा कौन सा है जो हमने ब्लू कलर से बनाया है, ये, ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे जर्म सेल्स, ठीक है। ये क्या है, मियोसिस सेकंड, क्लियर हुआ। तो ये आपके इसमें दिखाया गया है। एक बार तो इन्होंने क्या किया, ये जो पेयर है इसमें ये दोनों एक बार सेपरेट हुए, जो पेयर है वो सेपरेट हो गया एंड ये इसके साथ जाना चाहता है तो ये इसके साथ चला गया, और ये इसके साथ ही जाना चाहता है तो इसके साथ जाके इन्होंने इस तरीके से अपने गैमेट्स बना लिए। ये गैमेट्स ही तो हैं, ठीक है, जर्म सेल्स। अब दूसरा केस अगर हम स्टडी करें, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यही है, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं ना, जीन्स के ऊपर तो देख लिया कैसे होता है। तो दूसरा केस अगर हम देखें, सेकंड केस, इसमें क्या हो, अगर ये वाला मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ, है ना, ये वाला अगर इसके साथ जाना चाहे तो क्या हो, और ये वाला चाहे कि मैं इसके साथ जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं दो सेल। बस यही इस आपकी बुक में दिखाया गया है कि ये वाला जो है ये जाना चाहता है ब्लू वाले के साथ, ठीक है। तो ये चला गया ब्लू वाले के साथ, ये इसके साथ, एंड ये जाना चाहता है किसके साथ, रेड वाले के साथ। तो ये रेड वाले के साथ चला गया। ओके, अब क्या, ये मियोसिस फर्स्ट है। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये भी बीच में से अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसमें से दो सेल बन जाएंगी, इसकी दो सेल, इसकी भी दो सेल। तो हमारे पास जर्म सेल, देखिए एक सेल से जर्म सेल हमारी कितनी बन जाती है, चार, जैसे कि हमने किसमें देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था हमने। तो यहाँ पे एक सेल बनी, ये इसका न्यूक्लियस है, भाई न्यूक्लियस बना लेना, ठीक है, न्यूक्लियस बना लेना। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या हुआ, ब्लैक एंड ये दूसरी सेल न्यूक्लियस, ये ब्लैक वाला, और साथ में कौन सा है, ब्लू वाला। तो ये आ गया इसके साथ ब्लू वाला, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो सेल बनेंगी,
इक्वल है, ये देख लेना इनका न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर ये क्या है, इस तरीके से मान लीजिए ब्रेक हो गया तो ये इसके साथ रेड, ये पूरे को कर लो आप, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। ओके, इसके साथ क्या आएगा, रेड। समझ पा रहे हैं क्या? ये होता है इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। मतलब ये वाला जब पेयर सेपरेट होता है तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ठीक है। ये इसके साथ जाना चाहते हैं आपस में इनके साथ, तो ये इस तरीके से गैमीट्स बनेंगे। अगर ये क्या करते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ जाना चाहे तो इस तरीके से गैमीट्स बनेंगे। मतलब जो जर्म सेल हैं वो इस तरीके से बनेंगे। ये क्या है, मियोसिस सेकंड। ये क्या है, जर्म सेल्स। तो ये अलग अलग पिक्चर में आपको दिखाया गया है। मैंने यहाँ पे एक में ही 2 केस बना दिए हैं, ठीक है। एक बार तो ये और एक बार ये। सो आई होप आज के लेक्चर से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे लिंकेज, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।